नमस्कार। इस नए विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है भिन्न और प्रतिशत के बुनियादी सिद्धांत। अक्सर गणित बस रटे रटाए नियमों और मुश्किल फॉर्मूलों का एक उबाऊ सा पुलिंदा लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर हम इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखें? मतलब इसे नंबरों का जाल न मानकर एक बेहद दिलचस्प प्राचीन भाषा माने। एक ऐसी भाषा जो बस समझे जाने और अनुवाद किए जाने का इंतजार कर रही है। आज के इस विश्लेषण में हम फ्रैक्शंस यानी भिन्न और परसेंटेजेस यानी प्रतिशत के इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, क्या रोजमर्रा के गणित में एक प्राचीन गुप्त भाषा छिपी है? जरा गहराई से सोचा जाए, क्या रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने वाले ये नंबर असल में किसी बहुत पुरानी भाषा के अनुवाद से जुड़े हैं? जब भी बाजार में किसी भारी छूट का बोर्ड दिखता है या किसी परीक्षा के नंबर सामने आते हैं, तो क्या अनजाने में ही कोई सीक्रेट कोड पढ़ा जा रहा होता है? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो सच में दिमाग की बत्ती जला देता है। गणित सिर्फ कुछ सूखी संख्याएं नहीं है, बल्कि ये सदियों पुराना संचार का एक कमाल का तरीका है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। गणितीय आधार है P/Q। किसी भी भिन्न या फ्रैक्शन का जो आधारभूत व्याकरण है ना, वो एकदम सीधा और सरल है। इसे बस P/Q के रूप में लिखा जाता है। ये इस पूरे गणितीय ढांचे का सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक स्वरूप है, जहां एक संख्या को उठाकर दूसरी संख्या के ठीक ऊपर रख दिया जाता है। ये बिल्कुल किसी रोमांचक कहानी की शुरुआत जैसा है, जहां P और Q वो दो मुख्य किरदार हैं जो मिलकर पूरी बात का असली मतलब समझाते हैं। अंश यानी P, ये वो संख्या है जो बताती है कि हमारे पास कितने हिस्से हैं, और यहीं से हमारी पहली गणितीय शब्दावली की शुरुआत होती है। P यानी वो संख्या जो ऊपर बैठी है, उसे अंश कहा जाता है। ये पूर्णांक हमें एकदम साफ साफ बताता है कि वास्तव में कितने हिस्से मौजूद हैं। अगर एक स्वादिष्ट पिज्जा के स्लाइस का उदाहरण लिया जाए, तो P वो संख्या है जो चीख चीख कर बता रही होती है कि भाई, प्लेट में खाने के लिए वास्तव में कितने स्लाइस रखे हैं। हर यानी Q, नीचे वाली संख्या जो कुल हिस्सों को दर्शाती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नीचे वाली संख्या यानी Q, इसे हर कहा जाता है, और यही इस पूरे गणितीय वाक्यांश का असली आधार या कह लीजिए नींव बनाता है। ये Q बताता है कि किसी चीज के कुल मिलाकर कितने बराबर हिस्से किए गए हैं। उसी पिज्जा वाले उदाहरण पर वापस लौटें तो ये संख्या हमें बताएगी कि उस पिज्जा को शुरुआत में काटने वाले ने कुल कितने टुकड़ों में बांटा था। तो इस तरह ऊपर वाला P और नीचे वाला Q मिलकर पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। अंश बनाम हर के नियम। देखिए, हमारे भौतिक ब्रह्मांड की तरह इस गणितीय दुनिया के भी कुछ अपने बेहद सख्त कानून हैं। P और Q दोनों को धनात्मक पूर्णांक होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ एक इतना कड़ा नियम है जिसे किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ा जा सकता। Q कभी भी किसी भी हालत में 0 के बराबर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। जरा लॉजिक लगाया जाए, अगर कुल हिस्से ही 0 हो तो भला उसमें से किसी हिस्से के होने की बात कैसे की जा सकती है? इसीलिए गणित की दुनिया में किसी भी चीज को 0 से विभाजित करना सच में असंभव है। क्या होता है जब भिन्न प्राचीन इतिहास का चोला ओढ़ लेते हैं? अब कहानी में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है। क्या होता है जब यही फ्रैक्शंस या भिन्न भेष बदल लेते हैं? ये सवाल हमें गणित की पुरानी ऐतिहासिक और भाषाई जड़ों की तरफ ले जाता है। भिन्न और प्रतिशत के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो केवल कोई मामूली सी कैलकुलेशन नहीं है। ये तो समय की एक रोमांचक यात्रा है, जिसे समझना वाकई बेहद दिलचस्प है। परसेंटम, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे आज के आधुनिक प्रतिशत की जड़ें असल में प्राचीन लैटिन भाषा की गहराई में छिपी हुई हैं। जरा इस शब्द पर गौर किया जाए, परसेंटम। ये शब्द बहुत ही खास है क्योंकि यहीं से हमारा आज का जाना माना शब्द परसेंटेज पैदा हुआ है। सोचकर देखिए, ये गणित का वो हिस्सा है जो सीधा प्राचीन रोमन साम्राज्य के दौर से जुड़ा हुआ है। लैटिन से इसका अनुवाद है प्रति 100। इस लैटिन वाक्यांश का अगर एकदम शाब्दिक अनुवाद किया जाए तो इसका सीधा सा अर्थ निकलता है प्रति 100 या हर 100 पर। इसका मतलब साफ है, जब भी प्रतिशत के बारे में बात हो रही होती है तो वास्तव में हम ये चर्चा कर रहे होते हैं कि कोई चीज हर 100 में से कितनी है। ये इस बात का एकदम पुख्ता सबूत है कि प्रतिशत वास्तव में वेश बदलकर आए हुए फ्रैक्शंस ही तो हैं। एक ऐसा रूप बदलकर आया हुआ भिन्न जिसका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली संख्या हमेशा 100 होती है।
1/100% का ये जो मशहूर प्रतीक है, ये लगभग हर दिन आंखों के सामने से गुजरता है। लेकिन अगर इसकी असलियत देखी जाए तो ये प्रतीक बस एक साधारण से भिन्न के बराबर है, 1/100। ये दृश्य दिमाग में इस अवधारणा को एकदम पक्का कर देता है कि जब भी ये प्रतिशत का चिन्ह सामने आए तो इसे तुरंत बिना कुछ सोचे बटा 100 के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। सच में इस पूरी गणितीय भाषा के अनुवाद की सबसे बड़ी चाबी यही है। अनुवाद की प्रक्रिया 2/5 को बदलना। अब जो कुछ भी हमने समझा है, आइए उसे व्यावहारिक रूप में काम करते हुए देखते हैं। एक विशेष भिन्न लेते हैं, 2/5 और अब इसे अपनी इस नई सीखी हुई प्रतिशत वाली भाषा में बदलते हैं। यह अभ्यास एकदम साफ दिखा देगा कि कैसे P/Q वाले नियम उस प्राचीन लैटिन परसेंटम के नियम के साथ मिलकर काम करते हैं और कैसे एक गणितीय रूप को दूसरे रूप में आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ 3 चरण हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना किसी रहस्यमयी पहेली को सुलझाने जितनी ही मजेदार और संतोषजनक है। चरण 1 अंश 2/5 से शुरुआत करते हैं। चरण 2 इसे प्रतिशत की भाषा में अनुवाद करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य इसे प्रति 100 वाले पैमाने पर फिट करना है। और फिर चरण 3 हम अपने अनुवादित मूल्य पर पहुंच जाते हैं। 2 को 100 से गुणा किया तो 200 मिला और उसे 5 से विभाजित करने पर हमें हमारा फाइनल उत्तर मिल जाता है, 40%। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम गणितीय अनुवाद 40% निकल कर आता है। 2/5 और 40%। असल में ये दोनों एक ही बात कहने के बस 2 अलग-अलग तरीके हैं। एक तरीका उसी बात को हिस्सों के रूप में बताता है, तो दूसरा तरीका उसी चीज को एक प्राचीन लैटिन प्रति 100 के स्टैंडर्ड रूप में व्यक्त कर देता है ना कमाल की बात? यहाँ इस दृश्य को देखने से यह बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। हमारे सामने 5 बराबर हिस्सों वाला एक चार्ट है और इसमें से ठीक 2 हिस्से भरे हुए हैं। यह बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे 2/5 का अंश 100% के निशान की तरफ बढ़ता है और ठीक 40% की जगह को पूरी तरह भर देता है। जब चित्र और संख्याएं इस तरह एक साथ मिलते हैं तो पूरी की पूरी कहानी दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। क्या गणित केवल प्राचीन अनुवादों की एक श्रृंखला है जिसे डिकोड किया जाना बाकी है? जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, शुरुआत वाला वो बड़ा सवाल एक बार फिर सामने खड़ा हो जाता है। मानव भाषा और इन संख्याओं के बीच का ये इतना गहरा और अटूट रिश्ता याद दिलाता है कि गणित केवल बोरिंग कैलकुलेशन तक सीमित नहीं है। ये तो सदियों पुराने विचारों और इतिहास को व्यक्त करने का एक बेहद शक्तिशाली और जादुई माध्यम है। इस बारे में जरूर सोचिएगा और इसी तरह सीखते रहिए।